हेलो बच्चों, मैं गौरव सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस क्यूट से चैनल फिजिक्स एम्बिशन पर। बच्चों, हम 9th क्लास की जो सीरीज पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने उसमें न्यूटन्स के सेकंड लॉ को डिस्कस कर लिया था। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने सुन रखा होगा, ये काफ़ी फेमस लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है? to every action there is an equal and opposite reaction. क्या मतलब है इस टू एवरी एक्शन देयर एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? क्या मतलब इसका कि जब भी कोई एक्शन होता है तो उसमें एक रिएक्शन भी होता है। जैसे मान लो आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही पलटकर फोर्स लगाती है ना। जैसे आपने सुना होगा कि किसी के आपने एक तमाचा मारा तो उसने पलट के एक तमाचा मारा आपके, है ना। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक मजाक है। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों? ये हमेशा सेम नेचर का होता है और दो अलग अलग बॉडी पे काम करता है। जैसे मान लो कि मैंने चाहा कि मैं इसको पुश करूं, जब मैं इसको पुश कर रहा हूं तो मेरा हाथ, मेरा जो फोर्स है, मैं इस हाथ से इस डस्टर पे लगा रहा हूं। तो जितना फोर्स मैं इस डस्टर पे लगाता हूं उतना ही फोर्स ये डस्टर भी मेरे हाथ पर लगाएगा। ये होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। और जैसे एग्जाम्पल जब हम चलते हैं तो चलते वक्त क्या होता है बच्चों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पैर जो होता है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाता है और उतना ही पलटकर उतने ही इंटेंशन का फोर्स जो है वो जो लैंड है वो हमारे पैर पर लगाती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। हम पीछे फोर्स लगाते हैं, हमें आगे जाना, हम पीछे फोर्स लगाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये भी इसका एग्जाम्पल है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने बताया कि जब भी किसी आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो हमेशा उसका एक उतने ही इंटेंसिटी का फोर्स आप पर भी या उस बॉडी पर भी एप्लीकेबल होगा। जैसे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो प्रॉपर्टीज की बात करें कि दिस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये अलग अलग बॉडीज पर काम करता है। अलग अलग बॉडी, जैसे मैंने बताया कि मैंने हाथ से फोर्स लगाया डस्टर पे तो डस्टर ने पलट के लगाया, तो डस्टर का जो फोर्स है वो कहाँ पे लगा? मेरे हैंड पे लगा और मेरे हैंड का फोर्स मैंने कहाँ अप्लाई किया था? डस्टर पे। तो इस कंडीशन में दोनों फोर्स क्या होते हैं, जो फोर्स लगते हैं वो अलग अलग बॉडीज पर लगते हैं। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दीज आर ऑफ सेम नेचर, इनका नेचर भी सेम होता है। नेचर सेम जैसे ऐसा नहीं है कि रिएक्शन में आपने अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो कहीं एक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। कहीं अगर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स होगा। जैसे कि अगर बात करने पर मान लो ये अर्थ है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, अब इस ऑब्जेक्ट पर नीचे एक फोर्स लगेगा बच्चों mg, ठीक है, और ऊपर ये अर्थ एक फोर्स लगाएगी इस पर नॉर्मल। तो क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन शो करते हैं? नहीं। देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इस पर लगाया अर्थ ने, और ये जो mg है ये अर्थ ने लगाया इस पर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये सेम नेचर की फोर्स नहीं है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होगा? यहाँ पर जो बॉडी पर अर्थ लगा रही है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस अर्थ पे लग रहा है, उतना ही नॉर्मल का फोर्स ये बॉडी अर्थ पर भी लगाएगी। वो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का फोर्स होगा। अगर इसको अर्थ अपनी तरफ mg फोर्स से नीचे खींच रही है, इसको इस तरफ खींच रही है, तो ये बॉडी भी इसको अपनी तरफ mg फोर्स से खींचेगी। वो होता है एक्शन रिएक्शन, और ये हमेशा इसकी क्वांटिटी है वो इक्वल होती है। अगर मैं किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी भी पलटकर मुझ पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो दिस एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज और दीज आर ऑफ सेम नेचर एंड these always exist in pair.
हमेशा पेयर में होता है। ऐसा नहीं है कि एक बॉडी पे फोर्स लगा और दूसरी बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मोमेंटम पढ़ेंगे तो आपने देखा कि हम जब बुलेट फायर करते हैं किसी गन से तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और हम पर, और उतना ही फोर्स बुलेट पीछे की तरफ लगाती है, किस पे, गन पे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी फोर्स नहीं लगाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स क्या होता है हमें कि हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो इक्वल एक्शन और रिएक्शन के फोर्स होते हैं ये डिफरेंट बॉडीज पर काम करते हैं, नेचर इनकी सेम होती है और हमेशा ये पेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब बात करते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक की, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया था। मोमेंटम इज व्हाट, P इक्वल टू m इंटू वी, ये पढ़ रखा है हमने। अब आप पहले सोचो ये लॉ हमें क्या बताता है। ये लॉ हमें इस बारे में जानकारी देता है कि अगर मान लो कोई एक सिस्टम है, एक सिस्टम मान लो एक बॉडी सिस्टम में, ये बॉडी m1 मास की और ये बॉडी एक m2 मास की है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, एक सिस्टम में है। तो इस सिस्टम में जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक इन बॉडी का कोई भी मोमेंटम अंदर हो, मान लो इसकी वेलोसिटी u है, u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, तो अगर ये बॉडी मान लो अपने आप से रन कर रही है, एक इसका मोमेंटम होगा m1 u1, एक इसका मोमेंटम होगा m2 u2, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इनका मोमेंटम मान लो टोटल का जोड़ के मोमेंटम 50 है, कितना है, 50। तो हम जब तक इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इनका मोमेंटम जो है बच्चों वो 50 ही रहेगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, चाहे उनके आपस में कितना ही इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे से कितना ही इंटरेक्ट करें, उसके मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं आएगा। कब तक, जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा। हमने ये लॉ न्यूटन के सेकंड लॉ में डिस्कस किया था। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी पे लगाऊं फोर्स, बाहर से कितना फोर्स लगाऊं, एफ एक्सटर्नल अगर 0 हो तो हम जानते हैं नेट एक्सीलरेशन भी कितना हो जाएगा, नेट एक्सीलरेशन भी 0 होगा। हम जानते हैं कि फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, और जब एक्सीलरेशन नहीं होगा तो हमारा मोमेंटम कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही बात पढ़नी है कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम जो होता है बच्चों वो हमेशा कंजर्व रहता है। आओ उसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two bodies, या हम ऐसे लिख सकते हैं two or more than two bodies interact with each other, then their total momentum remains conserved, मतलब दो बॉडी हो चाहे दो से ज्यादा बॉडी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे आपस में टकराएं, एक सिस्टम के अंदर कोलाइड करने से, ये अर्थ है। यहाँ इस अर्थ पे जितने भी लोग हैं या जिस सिस्टम में जितने भी लोग हैं वो आपस में कुछ भी करें, एक दूसरे को किसी की वेलोसिटी कम कर दें, किसी की बढ़ा दें, चाहे कुछ भी करें, इस अर्थ का जो मोमेंटम जितना है वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे मैं कोई भी अगर एक छोटा सिस्टम लेता हूँ, उसमें चाहे 2 पार्टिकल हो, 4 पार्टिकल हो, 6 पार्टिकल हो, कितने ही पार्टिकल हो, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उस टाइम उनका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। मोमेंटम चेंज होने की शर्त क्या है, उस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी वो चेंज हो सकता है। किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं, m1 है, m2 है, m3 है, इनका पर्सनल मोमेंटम चेंज हो सकता है। इसका 5 है, हो सकता है इसका 10 हो जाए, फिर इसका 6 रह जाए, 7 रह जाए, लेकिन जब आप ऐड करोगे इन सबका मोमेंटम सिस्टम का तो हमेशा उतना ही आएगा जितना शुरुआत में था, ठीक है। इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो बच्चों, मान लो कि एक
दो बॉडी हैं, एक का मास मान लो m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो मान लेते हैं कि लेट द टू बॉडीज हैविंग मास m1 and m2 are moving with initial velocity u1 and u2, और जहां u1 हमारा बड़ा है u2 से। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मान लो एक बॉडी ये है m1 और एक बॉडी ये है m2, ठीक है, ये इधर ट्रेवल कर रही है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, और u1 ज्यादा है, u1 कैसा है, इससे ज्यादा है, u1 जो है वो u2 से ज्यादा है। अब मान लो कि टाइम t बाद, आफ्टर टाइम t, ये u1 आगे बढ़ता जाएगा और इसको कोलाइड कर लेगा, और ये दोनों एक सिस्टम में है, इनके बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो u1 इज ग्रेटर देन u2, देन आफ्टर टाइम t, u1 after time t, m1 and m2 collides with each other। मान लो कि टाइम t के बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे टकराएंगे, अब आप तो टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। आप कैसे इसको फील कर सकते हैं कि मान लो एक साइकिल जा रही है और पीछे से एक मान लो कोई एक कार आ रही है, मान लो साइकिल की स्पीड है 10, कार की स्पीड है 15। अब जब कार जाके साइकिल को पीछे से टक्कर मार देकर तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी और कार की स्पीड कम हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ देखो, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, कंचे देखे होंगे आपने, जब कंचे से कंचे को दूसरे मारते हैं हम, जो मार्बल्स होती है ना, तो आपने देखा जब हम उसको हिट करते हैं तो एक जो आगे वाला और जिसमें हिट करते हैं वो तो बहुत तेज से भाग जाता है, और जिससे हम हिट करते हैं उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वो सिस्टम यहाँ आएगा कि बच्चों इसमें आपकी वेलोसिटी एक की कम और एक की ज़्यादा हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि इसकी कम हो जाए इसकी बढ़ जाए, ये डिपेंड करेगा उनके मास पर भी, ठीक है। तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं एंड देयर फाइनल वेलोसिटी becomes v1 एंड v2। अब ये टकराएंगे एक दूसरे से, टकराने पे इस तरीके से m1 और m2 टकराएंगे एक दूसरे से, और टकराने के बाद जब ये अलग होंगे तो इसकी वेलोसिटी m1 की क्या हो जाएगी v1 और m2 क्या हो जाएगी बच्चों v2। तो अब हमें देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, इसको नोट कर लेंगे आप पॉज करके। तो हम जानते हैं इनिशियल मोमेंटम बच्चों क्या होगा, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत में टोटल मोमेंटम कितना होगा बच्चों, टोटल इनिशियल मोमेंटम, पहले बॉडी का मास m1 ये u1, इसका मास m2 ये u2, तो पहले का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी m1 u1, मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इसका मोमेंटम क्या होगा m2 u2, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, टोटल फाइनल मोमेंटम, टकराने के बाद इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है इसकी स्पीड कितनी हो गई v1 और इसकी स्पीड कितनी हो गई v2, तो मास इंटू वेलोसिटी यानी m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ठीक है तो इसका मतलब ये मोमेंटम और ये मोमेंटम कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, आप जानते हो न्यूटन का थर्ड लॉ, आपको पता है जितना फोर्स जब ये टकराएंगे उस टाइम जितना फोर्स पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाएगी उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी पलटकर पहली बॉडी पर लगाएगी, यानी उन दोनों का फोर्स जो है वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ f of first body on second equal to negative of f of second body with first, यानी जितना पहली बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स सेकंड बॉडी फर्स्ट पे लगाएगी। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक की डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरी डायरेक्शन पीछे की तरफ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव। अब मान लो पहली वाली बॉडी में एक्सीलरेशन कितना है a1 है, तो दूसरी वाली में कितना मान लें हम
a2, तो ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू क्या होता है, ma, हमने पढ़ रखा है न्यूटन के सेकंड लॉ में, F इक्वल टू ma, तो हम उसको यहाँ यूज करेंगे, तो F की जगह लिखेंगे हम तो m1 a1, और इधर क्या लिख देंगे बच्चों, m2 a2, और ये नेगेटिव साइन। क्या बात समझ में आई, F m1 a1 और ये F2 m2 a2 नेगेटिव साइन। अब हम जानते हैं बच्चों m1 को m1 लिखेंगे, a1 क्या होगा, a1 इज व्हाट, हम जानते हैं a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले बॉडी का अगर मैं फाइनल वेलोसिटी देखूंगा तो क्या आएगी, वो v1, और इनिशियल वेलोसिटी u1, तो मैं लिखूंगा m1 यानी v1 माइनस u1, और टाइम कितना लगा था बच्चों, t, कितनी टाइम के लिए कोलैट किए। इधर आ जाओ, माइनस का m2 और a2 क्या लिखूंगा, v2 माइनस का u2 अपॉन t, ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा mv1 माइनस mu1 इक्वल टू माइनस का m2v2 और प्लस का m2u2, माइनस m2v2 और माइनस माइनस प्लस m2u2। अब देखो बच्चों ये m1v1 इसको हम इधर लेके आए तो बच्चों ये प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ये क्या वही है, ये शुरुआत का मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, और ये फाइनल था m1v1 प्लस m2v2। हेंस momentum remains conserved, momentum remains conserved before and after collision of particles in a सिस्टम। शर्त क्या है बच्चों, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो ये मैं बताता, ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है जिसे आपको याद रखना है। मैं इसमें थोड़ी सी बात और बताता हूँ आपको। अगर मान लो इन केस में दोनों बॉडी रेस्ट में है, दोनों बॉडी कैसे हैं बच्चों, रेस्ट में। मान लो कि हम एक गन का और बुलेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहाँ पे आपको देखो जब फायर होने से पहले जो गन के अंदर बुलेट पड़ी है वो भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है, तो उस टाइम यू भी जीरो और ये भी जीरो। तो इन केस ऑफ गन क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ गन इनिशियली u1 एंड u2 आर जीरो। अब ये जीरो कर दो तो ये पूरा टर्म जीरो, देन क्या हो जाएगा बच्चों, m1v1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2, m1v1 इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इधर लेके जाएंगे ये तो जीरो, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस m2v2। क्या मिला हमें इससे कि अगर दोनों रेस्ट में हैं तो जितनी वेलोसिटी से ये आगे जा रही है एंड जितने मोमेंटम से ये आगे जा रही है उतने ही मोमेंटम से गन को पीछे धक्का मारती है। और यही कारण होता है जब हम गन रिकॉइल करते हैं, गन जब चलती है तो उसकी रिकॉइल स्पीड जो होती है वो गन बुलेट के तुलना में थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि बुलेट का मास कम होता है, गन का मास ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रॉकेट प्रोपल्सन है। रॉकेट जब चलता है तो उसके अंदर जो फ्यूल भरा होता है, अब वो फ्यूल बर्न करना स्टार्ट करता है। आपको पता फ्यूल जो है वो रॉकेट का ये कंपोनेंट है इस टाइम, और जब वो बर्न करना स्टार्ट करेगा तो बाहर से कोई फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, वो जो फ्यूल बर्न करता है वो जो फोर्स अप्लाइड होता है वो मोमेंटम क्रिएट करता है फ्यूल में, और फ्यूल नीचे की तरफ मोमेंटम क्रिएट करता है, वो जल के नीचे की तरफ जाता है, उसका स्मोक या हम कहते हैं जो पावर है वो नीचे की तरफ मोमेंटम धकेलती है, और उतने ही मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।